स्टूडेंट्स, आप सबको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, हम बस 1-2 मिनट में और क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ज्वाइन करते हैं देन फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। बेटा फर्स्ट वन तो ये बताइए कि कल की क्लास आप लोगों को समझ आई है ना? सब बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है बेटे, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को टीसीपी आईपी के बारे में बताया था, अब पर्टिकुलर एक एक जो हमारी उसके अंदर लेयर्स के बारे में बताया जाएगा वन बाय वन कि कितनी तरीके की लेयर्स हैं। हर लेयर्स का अपना अलग पूरा एक प्रॉपर जो यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है इसमें आपका जो टीसीपी आईपी के पास सबसे पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बता दिया था, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो नेटवर्किंग में लगाए जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो काम हो पा रहा है। या ये कह लीजिए कि नेटवर्क डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स और कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रोटोकॉल बोलते हैं। और उसको क्या करते हैं हम यूज़ करके किसी भी डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क में लैन और इंटरनेट में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, दिस इज अ राइट डेफिनेशन टू द प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें आगे हम चलते हैं। जो हमारा चैप्टर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है बेटे आपका? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है कि इंटरनेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन का एक सुपर हाईवे है। पहली बात तो ये सबको पता है, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है हर जगह से, कैसी भी। जिस इंटरनेट क्या है, कम्युनिकेशन का एक सुपर हाईवे है, और जिस पर क्या है मल्टी लैक्स और करोड़ों क्या है डेटाग्राम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, डेटा ही हम इधर से उधर जो है एक्सेस करते हैं तो डेटाग्राम बोलते हैं उन्हें, ट्रैवलिंग करते हैं। और जिन्हें क्या करते हैं हम कंट्रोल करने के लिए एक हार्ड और ज़्यादा फास्ट जो है रूल्स की क्या हमें एक ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई, जब डेटा लाखों करोड़ों डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैफिक जनरेट होता है आपका नेटवर्क में भी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जाएगा तो ट्रैफिक भी जनरेट होगा, ट्रैफिक जनरेट होगा तो आपका डेटा कभी कभी सही से पहुंच भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन रूल्स को प्रोटोकॉल बोला जाता है, जैसे कि आपको बताया। और इंटरनेट पर डेटा कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और इसी डेटा को ये कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम उस डेटा को कंट्रोल करने का होता है, इसलिए इसका नाम इंटरनेट। ठीक, तो इंटरनेट और अदर नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का सेंडिंग रिसीविंग करना, और सेंडिंग रिसीविंग करने से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है, फिर है बेटे इसके बाद आपका ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका ओवरव्यू क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका यूज़ हम टीसीपी और यूडीपी यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दोनों के थ्रू किया जाता है। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी क्या है, डेटाग्राम आईपी डेटाग्राम के एक पार्ट होते हैं और नेटवर्क के थ्रू जो है ट्रैवलिंग करते, ठीक है, उसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, टीसीपी यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों का काम डेटा का आदान प्रदान करने का होता है, यानी सेंडिंग रिसीविंग का काम। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका आईपी हेडर। तो आईपी जो है वो लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर जो है 4 ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो डेटा पैकेट सेगमेंट जो भेजे जाते हैं उनको ब्रेक करता है। ठीक है, एक मैंने आपको पहले बताई थी, जो आपकी 7 लेयर्स होती हैं, हर लेयर आपस में जुड़ी हुई है। एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ी हुई है, एक लेयर दूसरी लेयर को डेटा भेजती है और वो आगे वो काम करती है। ठीक है, तो आईपी जो है लेयर 3, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क लेयर पर काम करता है, और नेटवर्क लेयर हमारी जो 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू भेजे गए पैकेट्स को सेगमेंट्स में ब्रेक करता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं इनके साथ आईपी हेडर को अटैच किया जाता है, और ये हेडर पैकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीवर को दे देते हैं। भाई जो भी इंफॉर्मेशन पैकेट्स के थ्रू आई वो रिसीवर को दे दी। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे दी जाती है, और आईपी हेडर में ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट फील्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट रूट्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट करी जाती है। हाँ भाई इसके थ्रू है, इसके थ्रू है, ये हुआ का। तो इस तरीके से इसमें काम किया जाए। ठीक है बच्चे,
फिर है इसमें आपका वर्जन नंबर। तो वर्जन हमें ये बताता है कि वो हमारा जो 4 बिट का होता है कौन सा आईपी एड्रेस, या कौन सा आईपी एड्रेस हमारा 6 बिट का होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 आपने सुना हो, तो वर्जन हमें ये बताता है कि वो आईपी 4 का आईपी है वर्जन या 6 का। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल का वर्जन जो आईपी वर्जन 4 के केस में 4 होता है, इसमें आईपी का वर्जन नंबर डिफाइन किया जाता है। ये एक नंबर डिफाइन करता है कि हमारा वर्जन कौन सा है, इस आईपी एड्रेस की रेंज हमारी चल रही है। ठीक है, फिर है आपका इसमें बेटे हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या होता है, इसमें हम आईपी हेडर की लेंथ को डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें अगर हेडर में कोई ऑप्शन डिफाइन नहीं होता तो इस फील्ड्स की वैल्यू 5 सेट कर दी जाती है। ऑलरेडी 5 सेट होती है, नंबर 5। अगर हमारी तरफ से कोई सेट नहीं की जाती तो ऑटोमेटिक नंबर 5 ले लेता है। इसमें आईपी वर्जन 4 हेडर की लेंथ 32 बिट वर्ड्स की होती है। ठीक है, 32 बिट का वर्ड्स होता है इसमें। ठीक, और ये 32 बिट की एक वैल्यू होती है जो कि काम करती है हेडर में, जो हेडर में होती है इसके लिए मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम 15 होती है। मिनिमम 5 होगी और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 15 तक जाएगी। ठीक है, और ये होता है 20 से 60 बाइट। ठीक है, और इसमें हमेशा वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 4 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करी जाती है इसमें वैल्यू। ठीक, अगर हमारा इसके अंदर कोई हेडर लेंथ में बाइट दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाए आपसे कि हमारी वैलिड है या इनवैलिड, अगर उसकी रेंज 20 से कम हो गई, जैसे कि मैंने आपको 20 to 60 बताया बाइट, अगर 20 से कम हो गई वैल्यू तो ये वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड में चला जाएगा। ठीक है, तो 20 से 60 के बीच में ही वैलिड माना जाए। 20 से कम हो गई, 60 से अबव हो गई तो इनवैलिड में चला जाएगा। ठीक है, फिर है इसके बाद आपका टाइप ऑफ सर्विसेज। आपकी सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं, इसमें भी सर्विस भी तो होंगी कुछ जो चल रही है। तो इसमें है बेटा हमारे डेटा को अच्छे से और प्रायोरिटी वाइज पहुंचाने का काम है सर्विस का। ठीक है, तो सर्विस का काम हमारा क्या होता है, जो हमारा डेटा जा रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो अच्छे से और प्रायोरिटी वाइज भेजने का काम हमारा क्या है, सर्विसेज का। ठीक है, तो सर्विसेज ने ही जिम्मा उठाया डेटा को सही तरीके से इधर उधर भेजने का। ठीक है बच्चे, फिर है बेटे इसी में ही और तो इसका एक तो ये काम होता है डेटा को सही से भेजना, और इसमें कम डिले, ज्यादा थ्रूपुट और रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, और इसमें राउटर को पैकेट्स को क्वी करना चाहिए। ठीक है, और जब पैकेट्स हमारा क्या होता है फॉरवर्ड होने के लिए वेट कर रहे होते हैं या पैकेट्स की प्रायोरिटी ज्यादा हो तो इस फील्ड की वैल्यू 1 हो जाती है। रेगुलर पैकेट्स के लिए इन पैकेट्स की वैल्यू वैसे 0 होती है। नॉर्मल वे में जब आपके पैकेट्स जा रहे हैं तो वो 0 वैल्यू रहेगी, फॉर्म में जाएगा, वो इजीली आसानी से अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन जब प्रायोरिटी होती है तो यानी कि हमें डेटा बहुत जल्दी भेजना होता है, डिले नहीं करना होता है, तो थ्रूपुट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है, क्योंकि उसमें वैल्यू 1 इसलिए होती है कि वो जल्दी से हमारा डेटा को भेज पा रहा है फास्ट तरीके और दिन के मुकाबले। ठीक है बेटे, समझ तो आ रहा है ना सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी और बच्चों को नहीं आ रहा समझ? विशाल सर आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बेटा आपकी टोटल लेंथ, और या बोले तो पैकेट डेटाग्राम लेंथ क्या होती है आपकी, तो टोटल लेंथ आपकी होती है लेंथ ऑफ डेटा प्लस हेडर लेंथ, इन दोनों को जोड़ के हमारी टोटल लेंथ बनाई जाती है। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, तो टोटल लेंथ होता है हमारा पैकेट डेटाग्राम लेंथ बोला जाता है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा प्लस हेडर लेंथ। तो 16 बिट की फील्ड है ये, इसकी मिनिमम वैल्यू 20 बाइट्स की हो सकती है आपकी। ठीक है, और जो और मैक्सिमम ये जाती है हमारी 65,535 बाइट्स तक चली जाती है। ठीक, और ये आईपी क्या करते हैं, आईपी डेटाग्राम की टोटल लेंथ को क्या है हमारा ये शो करता है। जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी की डेटाग्राम की जो वैल्यू होती है उसकी टोटल लेंथ को शो करता है। भाई इस आईपी की टोटल लेंथ हमारी ये शो करता है ये। और ये फील्ड डेटा और हेडर क्या बता रहा था, फील्ड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ वैल्यू टू पास द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सेट ऑफ टोटल। अच्छा, और ये फील्ड क्या करता है, डेटा और हेडर के साथ ही डेटाग्राम की टोटल लेंथ को भी डिफाइन कर देता है। ठीक है, फिर है बेटे इसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नाम से पता लग रहा है कि चीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ठीक है, तो ये फील्ड एक सेगमेंट या आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है हमारा, सेंडिंग नोट दिस नंबर इज रिक्वायर्ड व्हेन रिसेंबलिंग फ्रेगमेंटेड मैसेज इशूइंग द फ्रेगमेंट। हाँ,
तो ये फील्ड एक सेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। और ये 16 बिट का नंबर होता है, जैसे कि आपको बताया है, इसकी वैल्यू 16 बिट होगी नंबर की, और जो सोर्स एड्रेस के साथ मिलकर, ठीक है, किसी सेगमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ठीक है, किसी भी सेगमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ये उसके सोर्स एड्रेस के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो, या बोले तो किसी एक आईपी डेटाग्राम के फ्रैगमेंट्स के जो ग्रुप होता है उसको डिफाइन करने के लिए या पहचानने के लिए एक हमारी खास आईडी है ठीक है। तो ये हमारी 16 बाइट की होती, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद आपके कुछ फ्लैग्स होते हैं, इसमें फ्लैग्स FLAGS फ्लैग। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या राउटर किसी सेगमेंट को क्या करता है, फ्रैगमेंट कर सकता है ठीक है। जो हमारा राउटर होता है, जो जिसका काम रूट डिफाइन करने का होता है, ठीक है, आईपी की जो हमारी अलग अलग रेंज होती है उनको कनेक्ट करके आपस में क्या करता है, एक ग्रुप में बना देता है कनेक्ट करके, और हमारे हम मल्टीपल इसमें आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले यूज। तो इसमें क्या राउटर किसी सेगमेंट को फ्रैगमेंट कर सकता है, पहले तो ये है एक क्वेश्चन। तो इस फील्ड में 3 बिट होती है, ठीक है। पहली बिट आपकी रिजर्व होती है, और यदि इस फील्ड में दूसरी बिट सेट होती है तो उसका मतलब है डोंट फ्रैगमेंट, और तीसरी बिट सेट हो तो मतलब है कि सेगमेंट फ्रैगमेंटेड, ठीक है। तो 3 बिट होती है इसके अंदर, फ्लैक्स के अंदर। तो पहली होगी तो आपकी इसका मतलब हमेशा रिजर्व में रखी गई है पहली बिट, ठीक है। और दूसरी बिट का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट, मतलब कोई फ्रैगमेंट नहीं हो रहा है। और तीसरी बिट का मतलब होगा कि सेगमेंट फ्रैगमेंटेड है, वो काम हो रहा है, चल गया, ठीक है। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा पैकेट फ्रैगमेंटेड है अगर, तो ये उस फील्ड की ओरिजिनल पैकेट्स के शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही 8 बिट्स को क्या है, शो कर देता है, ठीक है। और ये फील्ड 13 बिट्स का होता है ठीक है, 13 बिट का होता है ये, ठीक। फिर है टाइम टू लिव, TTL, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आप देखेंगे, अगर आप कहीं नेटवर्किंग में पिंग करा के देखेंगे किसी आईपी एड्रेस को, आपने कुछ पिंग करवाया, पिंग मतलब कि हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं उस सिस्टम की एक से दूसरे तक कि हमारी नेटवर्किंग ओके है या नहीं। तो उसमें लास्ट में TTL आपको शो होगा, TTL पैक, वो हमारे क्या होता है, उसे टाइम टू लीव बोला जाता है, कितने सेकंड में या कितनी देर में वो हमें कितनी स्पीड दे रहा है, कितनी वो बीच में चॉकिंग कर रहा है, कितना वो फील्ड छोड़ रहा है, मिसप्लेस कर रहा है, ठीक है, नेटवर्किंग का पार्ट। तो TTL का मतलब हमारा होता है जहाँ हमारा कि जहाँ हमारा डेटा है या जहाँ से लेना है हमारा डेटा, ठीक है, वहां तक रिक्वेस्ट भेजकर डेटा हम लेने के लिए जितने भी सर्वर या टावर से होके हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है, हमें उसको पार करना पड़ता है या उसको हमें एक्सेस करना पड़ता है, और उसमें जितना टाइम लगेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया ना टाइम कितना चाहिए रिसीविंग सेंडिंग के लिए, वो बताएगा सारा। और हमें जितना टाइम लगेगा जितने डिवाइस से जंप होके जाएगा या होप होके जाएगा, ये 8 बिट का होता है, ठीक है। और उसमें जितनी बार जंप करेगा हर बार आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब वो 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक आपकी लिमिटेशंस भी बनाई गई है, इतने होप में डेटा आपका डिलीवर होना ही चाहिए, मतलब TTL यानी वैल्यू खत्म हो जाएगी और डेटा आपका फेल हो जाएगा ठीक है। तो जहाँ पे आपका चोक हो गया, ड्रॉप हो गई वैल्यू, ठीक, वहाँ पे नहीं चलेगा वो, ठीक है बेटे। तो ये आपका होता है TTL, टाइम टू लीव, कि कितनी देर लगी डेटा आने जाने में और कितनी जगह उसने डेटा को ड्रॉप किया, चोक किया, जंप किया, ठीक है। तो ये हमें उसकी वैल्यू बताता है फिर है इसके बाद आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है क्या होता है, बता दिए, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो, ठीक है। फिर है हेडर चेकसम। ये क्या होता है, हेडर चेकसम होता है आपका एरर कंट्रोल, त्रुटि कंट्रोल, हिंदी में एरर को बोला जाता है त्रुटि, ठीक है। एरर कंट्रोल जो ये बताता है कि एरर कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो हेडर चेकसम में एरर कंट्रोल करने के काम आता है। और इसमें क्या करते हैं, because the time to leave field is determined each node checksum also change every machine the डेटा, हाँ। तो एरर कंट्रोल करने के काम आता है हमारा। और इसमें जब पैकेट्स को सोर्स से सेंड और रिसीव किया जाता है तो वैल्यू को एल्गोरिथम के थ्रू हेडर से क्या है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर वैल्यू हमारी सोर्स साइड से मैच कर जाती है तो ये हमें मान लिया जाता है कि पैकेट्स में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने आपको कहा, एरर कंट्रोल, त्रुटि कंट्रोल, एरर को पहचानता है, पकड़ता है, तो हमारा डेटा कहीं पे जा रहा है, रिसीव सेंड हो रहा है, तो उस डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
कोई एरर तो नहीं है, सही से पहुंचा है नहीं पहुंचा, तो ये उसको डिफाइन करता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सही करके डेटा को फटाफट आगे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है बेटे। फिर है उसके बाद आपका सेंडिंग एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सेंडिंग यानी जहाँ सेंड करना, डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँच गया, तो सोर्स जहाँ पर डेटा पहुँचाना है और डेस्टिनेशन कहाँ से डेटा लेकर निकलेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक। ऑप्शंस, ऑप्शंस आपके क्या है इसमें बताएंगे। ऑप्शंस के अंदर कुछ आपके नंबर्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन वैल्यू होती है। ठीक है। 0 से 40 बाइट्स का होता है ये, और ये कुछ ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो क्या करते हैं, कुछ पैकेट्स को यूज करता है। ठीक है। जबकि इस फील्ड्स को यूज नहीं किया जाता, लेकिन जब भी इसे हम यूज करेंगे तो इससे हेडर की लेंथ 32 बिट से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 40 तक चली जाती है जब भी वैल्यू 0 to 40 ली हुई है। ठीक है बच्चे। फिर है बेटे फिर है बच्चे इसके बाद आपका पैडिंग, PADDING, पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? इस फील्ड में मेन डेटा होता है आपका, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी को पास किया जाता है। मैंने आपका आपस में लेयर सारी जुड़ी हुई है एक से दूसरी, तो एक लेयर दूसरे को डेटा भेजती है, दूसरी तीसरे को, इस तरीके से सातों लेयर आपस में काम कर। ठीक है। तो इस फील्ड में आपका मेन डेटा होगा, जो भी डेटा आपका जाना है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी को क्या है, पास कर दिया जाता है, आगे पास कर देते हैं, अगली लेयर उसको संभाले। ठीक है। आईपी एड्रेस आज सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है, जिसे आईपी एड्रेस बोला जाता है हर सिस्टम का। ठीक है, जो उसके नाम से जाना, जैसे मेरा नाम गौरव है, आपका नाम किसी बच्चे का निशा है, किसी का मनीष है, छायांक है, विशाल है, हर कोई नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस उस सिस्टम का आईपी होता है जिससे उसकी पहचान हो। ठीक। तो आईपी एड्रेस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जिसका यूज पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन जैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आईपी नेटवर्क के थ्रू जो खुद को पहचानने और कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और आईपी एड्रेस से जुड़े किसी भी डिवाइस का नेटवर्क के अंदर एक यूनिक आईपी एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि भाई जरूरी नहीं होगा तो सिस्टम की पहचान नहीं हो पाएगी, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी भी या कोई सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसकी बारे में इंफॉर्मेशन ये सारी पता हो। आईपी एड्रेस की क्लासेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आईपी एड्रेस की हमारी 5 क्लास होती है, ABCDE। हर क्लास का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। अलग आइडेंटिफाई सबनेट होगा, अलग उसका जो है काम करने का तरीका होगा। ठीक है। जिसकी वजह से वो डिफाइन किए जाते हैं कि किस क्लास का आईपी है। कुछ आईपी आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, जो आपको पब्लिकली मिल जाते हैं कुछ पर्सनल होते हैं, सॉरी, जो पर्सनली यूज़ होंगे, कुछ पब्लिकली होंगे जो आपको बांटे जाते हैं जिसमें हम नेट चला रहे हैं। कुछ आपके जो है फ्यूचर के लिए भी रिजर्व रखे गए। ठीक है। तो सबसे पहला क्लास ए के आईपी को बड़े और क्या है, ह्यूज नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। क्लास ए 16 मिलियन होस्ट को क्या है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और 1 से लेके 126 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक। क्लास बी, इसकी रेंज मीडियम साइज से बिग साइज तक होती है। ठीक है। 128 to 191 तक होगी। ठीक है। क्लास सी में आपका जो है 192 to 223 तक होती है। इसके सभी आईपी एड्रेस को छोटे साइज के नेटवर्क को असाइन किया जाता है। ठीक है। क्लास सी को जो हम नॉर्मली घरों पे यूज करते हैं, क्लास सी का ही होता है, याद आप देखेंगे सिस्टम में अपने 192 की सीरीज चल रही होगी, जो आपको आईपी प्रोवाइड होता है घर पे यूज करने के लिए इंटर। ठीक। क्लास डी, ये मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व रखा गया है, इसके पास कोई सबनेट मास्क नहीं होता। ठीक है। 224 to 239 तक है इसकी वैल्यू। क्लास ई 240 to 254 और 255 आपका कहलाता है सबनेट मास्क। ठीक है। तो क्लास ई में इसे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए रखा गया है, जिसका अभी यानी आगे विकास के लिए, यानी आगे और बढ़ाने के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस होती हैं कुछ आईपीस की। इसके बाद है आपका सबनेट मास्क एंड CIDR नेट। तो सबनेटिंग एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा मेथड है, ऐसी विधि है जिससे एक बड़े नेटवर्क को 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे लॉजिकल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया जाता है, और इन छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क या सबनेट कहा जाता है या बोला जाता है। ठीक है। और इन सब नेटवर्क या सबनेट का अपना अपना एड्रेस होता है। इन छोटे नेटवर्कों को बनाने के लिए हमारा क्या होता है, सबनेट मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है। सबनेट मास्क का केवल एक ही मेन पर्पस होता है, क्या, ये आइडेंटिफाई करना है कि आईपी एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क का है, कौन सा एड्रेस है, और कौन सा पार्ट होस्ट एड्रेस है।
तो सबनेट मास्क का हमारा सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है, जो मैंने आपको 255 बताया कि वो ये बताएगा कि हमारा कौन सा पार्ट नेटवर्क का है, कौन सा आईपी एड्रेस का है, कौन सा हमारा नेटवर्क का है एड्रेस, ठीक, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा हमारा होस्ट एड्रेस, तो ये बताने का काम है सिर्फ। तो उसको देख के ही हम पहचान पाएंगे, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग क्या होता है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो सुपर नेटिंग में क्या होता है, एक नेटवर्क को दो या दो से ज्यादा छोटे नेटवर्कों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और जबकि सॉरी, सब नेटिंग बता रहा, मतलब सुपर नेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा सब नेटिंग समझिए, इसके जैसा ही है ये सुपर नेटिंग भी। तो सब नेटिंग जो मैंने आपको बताया था, अभी सब नेटिंग में एक नेटवर्क को दो या दो से ज्यादा छोटे नेटवर्कों में डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि सुपर नेटिंग में छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, हाथ तोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाता है जिसे सुपर नेटवर्क या सुपर नेट भी बोलते हैं। तो सुपर नेटिंग को क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग यानी CIDR भी बोला जाता है। CIDR रियल में एक नेटवर्क है जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा नेटवर्क मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं। जब किसी नेटवर्क में हमें ज्यादा वैलिड आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आईपी एड्रेस की रेंज हमें और चाहिए, हमारी कम पड़ गई हमें, और हमारा क्लासफुल आईपी एड्रेस उस रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पा रहा हो, तो हमें क्या होता है, सुपर नेटिंग की जरूरत पड़ती है। हम दो नेटवर्कों को आपस में मिला लेते हैं उसमें, और हमारे आईपी एड्रेस की रेंज बढ़ जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते। ठीक है बेटे, समझ में आया सबको? हेलो सर। सर आप बुक से पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बेटे, मैं बुक से कराता हूँ। हाँ तो सर सुपर नेटिंग का एग्जांपल आप समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। सर बता तो दीजिए। सुपर नेटिंग में जैसे ये बता रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कंबाइन 24 बिट यानी 192.168.11.0 है, एक आपका 192.168.12.0 है। तो दो नेटवर्क हैं अलग अलग सीरीज के, ठीक है, बट नहीं सॉरी, आई वो इनकी वो तो सेम है वैल्यू, बट हम आईपी एड्रेस हमारे जैसे अलग हैं, दो नेटवर्क हमारे अलग अलग बन गए, ठीक। एक 192.24 बिट का, एक आपका 23 बिट का कोई नेटवर्क है। तो इन बिटों को आपस में मिलाने के लिए हम सुपर नेटिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है बेटे? ओके सर। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि सुपर नेटिंग एग्जाम में आ सकता है, सब नेटिंग भी, ठीक है, और आईपी भी। तो छोटी छोटी चीजें इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये क्या होता है, ये भी सुपर नेटिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने नेटवर्क साइज को क्या है बदल देता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। राउट और इसी में ही है फिर आपका राउटर। इसमें क्या करेंगे, राउटर बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी बिल्कुल इजी वे में बढ़िया तरीके से राउटिंग की इंफॉर्मेशन को क्या है स्टोर भी कर सकता है। सर बोलिए सर, मेरे को एक बात समझ नहीं आई। आपने बताया था सर हमारे जो सिस्टम होते हैं उनका एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। हाँ उसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन सर मैक एड्रेस भी तो एड्रेस ही है एक तरह का। बेटा, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस को बोला जाता है, जो आपके लैन का मदरबोर्ड का एक एड्रेस होता है, फिक्स्ड एड्रेस, ठीक है। अब हर कोई तो मैक एड्रेस से उसको नहीं बोलेगा, मैक एड्रेस की रेंज भी बड़ी होती है, आईपी एड्रेस याद करना इजी होता है, तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाते हो। मैक एड्रेस के थ्रू तो किसी नेटवर्किंग पे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। तो मैक एड्रेस फिक्स्ड एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं या चोर टाइप के लोग होते हैं जो एक्सेस कर लेते हैं किसी चीज को, या कहीं से हमें पता लगाना है कि ये आपने कोई वीडियो डाली अपने इंटरनेट पे अपने सिस्टम के थ्रू, तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू नहीं पकड़े जाओगे, आप मैक एड्रेस के थ्रू पकड़े जाओगे, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है हर सर पर सिस्टम का एक। मेटा डेटा तो डिलीट हो जाता है किसी भी वीडियो का। हाँ जी, आप इंस्टाग्राम पे सर आपने कहा वो जो मैक एड्रेस होता है वो मेटा डेटा के अंदर स्टोर होता है ना, हाँ वीडियो और पिक्चर्स के, मतलब हाँ। जो भी। तो सर वो तो इंस्टाग्राम या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अपने आप ही रिमूव कर देते बेटा एक बार बताओ ना, मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस आपका तो सिस्टम का ही होता है ना, मैक हैं। तो एड्रेस सर आपका मतलब किसी सर आपका वेबसाइट सिंपली का तो कहने नहीं का है। सर शायद मैं समझ गया। आपका सिंपली कहने का मतलब ये है कि मैक एड्रेस इस तरीके से है जैसे कि हमारा घर पे कोई निकनेम होता है, हम्म, उससे हमें घर वाले ही जानते हैं,
और पब्लिकली अगर हमें कोई हो, तो जैसे मेरा नाम बादल है, पब्लिकली इससे मेरे को सब हर कोई जानता है, तो कोई भी पोस्ट आएगी तो वो मेरे मेरे नाम पे आएगी, यानी हाँ मेरे बिल्कुल, पब्लिकली नेम पे आएगी। इस तरीके से कह सकते हो आप। ठीक, ओके सर, मैं समझ गया। चलिए आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी सर। अब इसी में ही आगे आपका राउटर आपका अच्छी तरीके से राउटिंग की इंफॉर्मेशन को क्या है स्टोर कर लेता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर करके वो आपको आगे जो है जो भी एक्सेस होगा या जो भी डेटा होगा आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये CIDR एड्रेसिंग कोडिंग, ठीक है, स्कीम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे। ये एड्रेस को रिजर्व रखता है, ठीक। इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस और स्पीड जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेटवर्क के कंजेक्शन में इसमें कमी आती है, ठीक है, लेस होती है, लेस हो जाएगा। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के हमारे इतने सारे काम हो, ठीक। फिर है उसके बाद आपका इंटरनेट लीगल वर्सेस प्राइवेट एड्रेसिंग। एग्जाम में आने वाला तो नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में आ ही जाएगी लगभग मोस्ट, ठीक है। कुछ हैं जो सिर्फ पढ़ना ही है, तो लेकिन ध्यान में होने चाहिए भाई, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, बट ये चीजें कभी रिपीट नहीं होती, ठीक है। फिर है इसमें आपका इंटरनेट लीगल वर्सेस प्राइवेट नेटवर्किंग। तो ये कह लीजिए कि ये वो मामले होते हैं हमारे, वो चीज है ये जिसमें आपको होस्ट, फायरवॉल या किसी भी तरीके के एप्लीकेशन प्रॉक्सी के मीडियम से जो भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी हम डेटा आ जा रहा है हमारा, ठीक है, तो इसमें इंटरनेट हमारा इंटरनेट ये बोल लीजिए कि कोर्ट की हेल्प से जो कानूनी पते होते हैं, कोर्ट के जो पता होता है, कोर्ट का जो एक एड्रेस होता है, उसके यूज से टाइम के थ्रू जो भी टाइम लगा आने जाने में डेटा को कम से कम उसको रखने के लिए जो भी आपको परेशानी होती है, ठीक है। और यदि आप इससे बच सकते हैं, ठीक है, आप अगर उससे बचना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो रैंडम सेल्फ असाइंड एड्रेस किए गए एड्रेस को ही यूज करें हमेशा, ठीक है। नहीं तो आपको जो है कोर्ट की हवा भी खानी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये केवल आपके और आपके जो यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनके लिए क्या है, कनेक्टिविटी की जो समस्या है उनका कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि फायरवॉल सबसे पहले समझिए क्या होता है। आपके सिस्टम में एक फायरवॉल होती है, वो क्या करती है कि आपके सिस्टम को अनवांटेड डेटा के या हैकरों से बचाती है, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो फायरवॉल के थ्रू एंटर हो रही है, ठीक है। तो फायरवॉल अगर कुछ उसमें उसे दिक्कत लगेगी, वायरस लगेगा, तो उसे वही रोक देगी। आप देखेंगे कई बार एरर आ जाता है किसी साइड में, आप जब करते हैं, तो वो फायरवॉल का ही काम होता है उसको रोकने का, ठीक। तो अगर आप फायरवॉल के अगेंस्ट कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कल को अगर आप उसमें पकड़े गए या कुछ भी आपको आपने कुछ हैकिंग करी या कुछ भी आपने काम किया, तो आपको जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप पकड़े गए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फायरवॉल के अंडर ही आते हुए सारी साइट्स को हमें यूज़ करना चाहिए और फालतू नहीं करना। इसमें सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है। एग्जाम में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, बट आपको पता होना, ठीक। फिर है उसके बाद आपका IP राउटिंग। तो एक नेटवर्क से एक होस्ट पर पैकेट्स को सेंड करने की ये प्रोसेस है, ठीक है, एक अलग रिमोट नेटवर्क पर दूसरे होस्ट, ठीक है। तो ये राउटर के थ्रू ही हमारा होता है, ठीक है, राउटर के थ्रू ही जाता है ये IP राउटिंग। और सब इसमें सब एक राउटर एक एक पैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, हमारे IP के एड्रेस की सर्च करते हैं, उसको जांच करेंगे या देखेंगे कि IP क्या है उसका, और अगले होप एड्रेस का जो है ये उसकी तरफ भेज देंगे उसे, ठीक है। और पैकेट्स को फिर उसको पैकेट्स जो हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा IP राउटिंग होता है। तो ये सारा काम राउटर के थ्रू ही होता है, IP राउटिंग करना, ठीक है। उसको डेटा को भेजना, लेना, उन पैकेट्स को संभाल के रखना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना, सब IP राउटिंग के थ्रू ही हो, ठीक। इसमें फिर आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या होता है, इन प्रोटोकॉल्स का यूज राउटिंग टैबलेट में क्या है इसमें बताया है, बैकग्राउंड एड्रेस बेस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP पॉलिसी। तो इन प्रोटोकॉल का यूज राउटिंग टैबलेट्स में क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी और होप की इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम, डायनेमिकली बोले या ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, उनमें बिल्ड कर दिया जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 4 तरीके से राउटिंग की कमांड्स को चला के राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, एक IP एड्रेस को दूसरे IP एड्रेस करने के लिए राउटर का जो भी काम होता है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर हम 4 प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे।
विप, IGRP, EIGRP और OSPF राउटिंग। इन चारों को ही चलाने के बाद आपका राउटर प्रॉपर कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है बेटे, चैप्टर भी आपका बस फिनिश होने वाला है, इसमें लास्ट है आपका टॉपिक और आज की क्लास भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फिर है इसमें आपका राउटिंग एल्गोरिथम्स। ये क्या होता है? इसमें आपका नेटवर्क एरिया में पैकेट राउटिंग एल्गोरिथम होता है बेटे आपका एक वेक्टर राउट्स और जो नेटवर्क और सबनेट। हाँ, तो राउटिंग एल्गोरिथम क्या है बेटे आपका कि नेटवर्क एरिया में पैकेट्स जो होते हैं हमारे, जो हम पैकेट्स को ही तो भेजते हैं, जैसे उधर वही तो जा रहे हैं। तो नेटवर्क एरिया में पैकेट्स क्या है हमारे, राउटिंग ऑपरेशन परफॉर्म जो हमारे किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म ही हो रहा है, जो पैकेट भेजे हैं राउटर के थ्रू, जो किसी पैकेट्स के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ या रास्ते का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और ये सिलेक्शन कुछ एल्गोरिथम की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम का पर्पस ऐसे रूल या रूट या पाथ की पहचान या आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जो नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू सबसे अच्छा डिफाइन किए गए होते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, आप कहीं पे जा रहे हैं आप सॉरी, तो आपको ट्रैफिक मिल गया कहीं पे, तो आप भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे पहले तो घर से चलते हुए देखते हो कि मैं किस पाथ से घर पे अपने या मैं जा रहा हूँ जल्दी पहुँचूंगा। तो इस तरीके से ही ईजी तरीका देखना, ईजी वे देखना, उसको भेजना। ठीक है बेटे, तो मैं बता रहा था आप भी कहीं जाएंगे तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे भाई जल्दी पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से राउटर में भी वो ये देखेगा कि किस शॉर्टेस्ट पाथ से हमारा, सॉरी नेटवर्क में ये देखेगा कि किसके थ्रू हमारा डेटा जल्दी जाएगा और कैसे जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राउटिंग एल्गोरिथम होती है, इसी की हेल्प से वो पॉसिबल हो। ठीक है, इसके बाद है आपका काउंटिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो राउटिंग एल्गोरिथम नेटवर्क लेयर सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। ठीक है, जो क्या काम करता है, ये फिक्स करता है, ये फिक्स करने के लिए वो जिम्मेदार होता है, या ये फिक्स करने के लिए वो एक परफॉर्म करता है कि आने वाला इनकमिंग पैकेट्स किस आउटपुट लाइन पर हमारा ट्रांसमिट किया जाएगा। जो पैकेट्स हमारा आ रहा है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, किस लाइन पर होगा और किस तरीके से वो हमें जल्दी से मिल जाएगा कि हमारा वो करप्ट ना हो रास्ते में कोई भी पैकेट्स या कोई भी डेटा। तो ये काउंटिंग करता है इन्फिनिटी। ठीक है, फिर है उसके बाद आपका लिंक स्टेट शॉर्टेड पास फर्स्ट। तो इसमें क्या है, ये राउटिंग एल्गोरिथम सबनेट का एक ऐसा ग्राफ बनाने की या क्रिएट करने की ऐसा एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एवरी नोड एक राउटर और नोड्स को क्या है मिलाने के लिए या कंबाइन करने वाला ARC कम्युनिकेट लाइन और लिंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो क्या करता है, दिए गए जो हमारा राउटर दिया हुआ है, ठीक है, या हमें कोई राउटर पे हम काम कर रहे हैं, राउटर के मिड में रूट का एक सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन करने के लिए क्या करेगा, एल्गोरिथम ग्राफ पर उनके बीच में सबसे छोटे पाथ को ये ढूंढ ले। ठीक है, कि किस राउटिंग प्रोटोकॉल के या एल्गोरिथम के थ्रू सबसे शॉर्टेड पाथ रहेगा जिससे हम डेटा को भेज सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा पाथ ढूंढ लेगा। ठीक, फिर है लिंक स्टेट राउटिंग। क्या होता है, तो लिंक स्टेट राउटिंग, इसमें राउटर अपने ऑटोनोमस सिस्टम में क्या करेगा, अपने बराबर को या पड़ोसी राउटर को इंफॉर्मेशन से शेयर कर लेगा। ठीक है, और एक राउटर अपने बराबर वाले या पड़ोसी के बारे में काम कर रहा है, उसके साथ इंफॉर्मेशन को केवल फ्लोटिंग के थ्रू ही, ठीक है, ये बेस्ड ऑन द कॉस्ट होता है और ये केवल क्या करता है, हमारा लिंक स्टेट अपडेट्स को ही यूज लाता है और इसमें आपका ट्रिगर्ड भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें CPU और मेमोरी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और इसमें एक ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की हमें हेल्प चाहिए होती है जो कन्वीनियंस टाइम फास्ट पर अपडेट मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, आपने देखा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा सर्वर और राउटर पे काम करने के लिए, तो वो हमको होना जरूरी होता है। ऐसे कोई उसको ऑपरेट नहीं कर लेता, उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें बहुत सारी सर्विसेज और कमांड्स को चलाना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है, जो केवल पॉसिबल हो पाता है उसी पर्सन के थ्रू, क्योंकि हमें उस पर्सन को रखना पड़ता है और वो ही सारा हमारा काम संभालता है। जितना भी सिस्टम एडमिन रिलेटेड होता है, सर्वर क्वेरी, डेटा भेजना, बैकअप लेना, रिस्टोर करना, ये सब काम उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की क्लास सब बच्चों को समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बेटे क्लास समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। बेटे कुछ हाँ ना का जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, कम से कम ये तो पता लगे आप लोग, या हो पता लगा ऑन करके ही गायब हो गए यहाँ से। तो अब क्या करना है,
5-10 मिनट वेट करेंगे, जब मैं आपको जाने कहूँगा चले जाइएगा, आप आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आप, ठीक है ऑल ऑफ यू? ओके सर। यस सर। Okay, sir.